स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? चीज़ों को सिंपली अरेंज कर पाना। चीज़ों को अरेंज करना क्यों है, हमें चीज़ों को व्यवस्थित क्यों करना होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है चीज़ों को अरेंज करना, उनको व्यवस्थित करना सही ढंग से। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम चीज़ों को ईज़िली स्टडी कर पाएँ। अब स्टडी क्यों करना है, स्टडी की ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें चीज़ों को क्लासीफाई क्यों करते हैं और उनको स्टडी क्यों करना है, किस लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमें डेली बेसिस पे भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खाने में, मेडिसिन्स में कौन सी चीज़ क्या काम आती है, ये सब देखने के लिए। तो ऐसे ही सबसे पहले का क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने जो भी देखा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन का फर्स्ट अटैम्प्ट जो था एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई किया था। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था। मतलब कोई जैसे प्लांट है तो बाहर से कैसा दिखता है, एनिमल कैसा दिखता है, उन सभी चीज़ों के द्वारा उन्होंने अरेंज किया था। तो फर्स्ट एरिस्टोटल द्वारा किया गया था क्लासिफिकेशन, जो कि एक साइंटिफिक था। उन्होंने सबसे पहले देखा, प्लांट्स को अलग कर दिया, एनिमल्स को अलग कर दिया। प्लांट्स को उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्रीज़ में बांटा था। हर्ब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे, वो जो कि जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं। श्रब छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है। ट्रीज़ छोटे छोटे पेड़ नहीं, ट्रीज़ जो है पेड़ होते हैं। उसके बाद में एनिमल को उन्होंने देखा कि जिनके पास में रेड ब्लड था उनको उन्होंने एनीमिया में डाल दिया, हैड रेड ब्लड, तो एनीमिया हो गए। और जिनके पास में रेड ब्लड नहीं था उनको उन्होंने एनीमिया में डाल दिया। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था और ये एरिस्टोटल ने किया था। प्लांट और एनिमल में, हर्ब, श्रब, ट्री में, एनीमिया और एनीमिया में। उसके बाद में आया कैरोलस लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला एरिस्टोटल, फिर कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने इसमें किंगडम की बात नहीं की थी। एरिस्टोटल ने कहीं भी किंगडम वर्ड यूज़ नहीं किया था। तो कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी और एनिमेलिया शामिल थे। उसके बाद में आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अर्नस्ट हैकल ने दिया था। अर्नस्ट हैकल के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन में पहले 2 किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया तो थे ही थे, उसके साथ में उन्होंने प्रोटिस्टा को भी ऐड कर दिया था। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में हमारे मेंशन कर रखा है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि है 1969 में आया था, ये RHV टेकर ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग टोटल 5 किंगडम बन गए थे। इन्होंने सारे ही जितने भी चीज़ें आसपास में थी, पेड़ पौधे जानवर, सबको 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहला था मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगाई, उसके बाद में प्लांटी और उसके बाद में एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा को स्टडी करेंगे। तो उन्होंने RHV टेकर ने 1969 में ये 5 किंगडम दिए थे। उसके बाद में उन्होंने मोनेरा को भी क्लासीफाई किया था कि मोनेरा में कौन कौन क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टर्स है, ये सब चीज़ें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। ऑल प्रोकैरियोटिक्स वर इंक्लूडेड। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? सबसे पहली बात, प्रोकैरियोट जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनमें सारे ऑर्गेनेल्स के बाहर में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वो सारे होते हैं प्रोकैरियोटिक। तो आपका ये प्रोकैरियोटिक वर्ड क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में है बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोटिक में सबसे मेन क्या है? बैक्टीरिया। तो उन्होंने पहले किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक्स वर्ड ध्यान रखना है हमें। उसके बाद में मेन जो थे बैक्टीरियाज वर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर मतलब सबसे मेन जो थे, सबसे मेन मेंबर्स या जो किंगडम मोनेरा जिसको बोला जाता है, वो सारे बैक्टीरियाज थे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक्स में बैक्टीरिया को हमने किंगडम मोनेरा में रखा। अब बैक्टीरियाज क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे थे जो हमें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे किंगडम मोनेरा में। अब इनकी कुछ अलग अलग तरह की विशेषताएं भी होंगी जिन्हें हम किंगडम मोनेरा की होगी। तो ये देखते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते थे और वो हार्श कंडीशंस में रह सकते थे, जैसे हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरनों में, रेगिस्तानों में, स्नो में, डेजर्ट्स में, इन सब जगह पे हमें बैक्टीरियाज मिलते हैं।
अब ये किसी एनिमल के या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दोनों की तरह रह सकते हैं। यहाँ तो ये जू की तरह या फिर वो चिचड़ी होती है उनकी तरह ये एनिमल के शरीर पे भी रह सकते हैं, और जू और चिचड़ी इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं है, पर ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि ये उनके शरीर पे भी रह सकते हैं, इन और आउट, शरीर के अंदर भी रह सकते हैं या फिर उनके शरीर के ऊपर भी रह सकते हैं। रहते किस फॉर्म में? पैरासाइट के फॉर्म में। उसके बाद में इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, इनमें कोई ज़्यादा वो होते नहीं है कि इनके अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल होते हैं, बट बिहेवियर इनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक, मतलब इनमें बहुत तरह की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है सिंपल स्ट्रक्चर होता है, फिर ध्यान रखता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, मतलब ये अलग अलग तरह से फूड अलग अलग तरह से बनाते हैं, अलग तरह से खाते हैं, इनमें रेस्पिरेशन अलग अलग तरह से होता है। तो एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है और मेटाबॉलिक भी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। अब हम देखेंगे शेप के हिसाब से कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो 4 टाइप के बैक्टीरिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के हिसाब से 4 तरह के बैक्टीरिया होंगे। पहला है कोकस, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। फर्स्ट है कोकस, स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बोलते हैं कोकस। सेकंड है बेसिलस, जो रॉड शेप के होते हैं। अब ये सब शेप के हिसाब से तो 4 शेप हो गई, कोकस, बेसिलस, स्पाइरल एंड विब्रियम। कोकस होते हैं जो कि स्फेरिकल होंगे। अब स्फेरिकल आप देखो ऐसे बना सकते हैं, ये सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया हो गए, वो हो गए कोकस। उसके बाद में रॉड शेप हो गए जो बेसिलस हो जाएंगे। उसके बाद में जो स्पाइरल के फॉर्म में होंगे उसको हम स्पाइरलम बोल देंगे। उसके बाद में विब्रियम जो कि कॉमा शेप के होंगे। अब ऐसे बैक्टीरियाज होंगे उनको हम विब्रियम बोल देंगे। तो 4 टाइप के बैक्टीरियाज भी हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद में अब वहाँ दे रखा था पीछे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बताते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में हम सबसे पहले न्यूट्रिशन देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन में 2 तरह का न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में जो खुद का खाना खुद बनाएंगे बैक्टीरियाज, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब वो खुद अपना खाना खुद बना रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर। या तो खुद का खाना खुद बना रहे तो ऑटोट्रॉफिक में हो गए, और दूसरों से ले रहे तो हेट्रोट्रॉफिक। वो हेट्रोट्रॉफिक में भी वो डेड से भी ले सकते हैं और किसी और के ऊपर जैसे कि पैरासाइट के फॉर्म में रह के भी वो फूड ले सकते हैं। उसके बाद में ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना रहे हैं वो फोटोसिंथेटिक हो गए, और जो कि कीमोसिंथेटिक, जो कि केमिकल्स के द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं, वो हो गए कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लाइट को ली उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर से मतलब इनऑर्गेनिक से उन्होंने ग्लूकोज वगैरह ऑर्गेनिक मैटर बना दिया, तो वो फोटोसिंथेसिस हो गया। इसमें लाइट का यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस में, और H2S को भी हाइड्रोजन डोनर की तरह यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेटिव में H2O को यूज़ करते हैं। उसके बाद में कीमोसिंथेटिक में नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया आदि होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करके ATP को प्रोड्यूस करते हैं। तो ATP से उनको सारी एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों ही तरह के जो हो गए ये मेथड, ये दोनों ही फॉर्म जो है ऑटोट्रॉफिक में आ जाएगी। उसके बाद में हेट्रोट्रॉफिक में जो है वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में जो है हेट्रोट्रॉफिक ज़्यादा होते हैं, ऑटोट्रॉफिक कम होते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक। उसमें भी अलग अलग फॉर्म में होते हैं कि जो खुद का खाना खुद नहीं बना पा रहे वो भी अलग अलग फॉर्म में अपना फूड है ना वो कैप्चर करते हैं। तो कुछ पैरासाइट होते हैं जैसा हमने पढ़ा था, या तो वो एक्टोपैरासाइट हो जाएंगे या एंडोपैरासाइट हो जाएंगे। कुछ सिम्बायोंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ में रिलेशन बना के रहते हैं, जैसे लाइकेन हो गया, लाइकेन में फंगस एंड बैक्टीरियाज होते हैं। उसके अलावा माइकोराइज़ा भी हो जाता है। उसके अलावा एक आता है थर्ड फॉर्म है सेप्रोफाइट, जो कि अपना फूड नहीं बनाते हैं, डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। उसके बाद में आता है बैक्टीरिया में आर्कीबैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये है मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। ये सबसे पुराने तरह के बैक्टीरिया या सबसे पुराने तरह के जीव होंगे। दे आर फाउंड इन मोस्ट एक्सट्रीम
इन्वायरमेंट, जैसे बैक्टीरिया में हमने पहले फीचर्स देखे थे तो उसमें लिखा था हार्श कंडीशंस में, तो आर्की बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब वो मोस्ट एक्सट्रीम में सर्वाइव क्यों कर पाते हैं, तो ये मेन क्वेश्चन हो गया। तो इसका रीज़न है कि उनकी सेल वॉल जो होती है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और उनकी सेल मेम्ब्रेन में, ये तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट सेल मेम्ब्रेन में जो लॉन्ग चेन में ब्रांच लिपिड्स होते हैं और इनके अंदर ईथर बॉन्ड पाए जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इनके अंदर ईथर बॉन्ड पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये जो है हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बाद में आर्की बैक्टीरिया के भी 3 फॉर्म्स होती है, मिथेनोजन्स, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। मिथेनोजन्स क्या होते हैं? मिथेनोजन्स जो होते हैं वो एनिमल जैसे कि काऊ, गाय हो गई, बफेलो हो गई, इनकी गट के अंदर पाए जाते हैं। इनको रूमिनेंट बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। उसके अलावा ये मीथेन बायोगैस प्रोडक्शन भी करते हैं। उसके अलावा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए हमारे मिथेनोजन्स, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में हेलोफाइल्स, अब ये सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। अब ये क्या है, खारे पानी में, जैसे समंदर में वगैरह मिलेंगे। तो ये हार्श कंडीशन हो गई, हम लोग तो नॉर्मली उस वाटर में नहीं रह सकते, तो ये हार्श कंडीशन है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो ये सारे जो है ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। हेलोफाइल सॉल्टी वाटर में, और थर्मोएसिडोफिल्स जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे कि गर्म पानी के झरनों में वगैरह में ये थर्मोएसिडोफिल्स पाए जाते हैं। अब वहाँ पे टेम्परेचर, गर्म पानी है तो टेम्परेचर हाई हो गया, और पीएच लो होता है, मतलब एसिडिक होता है, वहाँ का वाटर एसिडिक होगा, तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं वो सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करते हैं और H2SO4 बनाते हैं। अब सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके H2SO4 एसिड बना रहे हैं, तो इनका पीएच जो होगा वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच लो होता है, उसके साथ साथ में टेम्परेचर हाई होता है, ये दोनों ही कंडीशन बहुत हार्श होती है। उसके बाद में यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में क्या होता है, यू बैक्टीरिया की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये देखते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहेंगे, जो कि सत्य जीवाणु कहलाते हैं। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। इनकी रिजिड सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल इनकी रिजिड होती है, उसके अलावा सेल वॉल मतलब उनकी जो वॉल होती है वो रिजिड होती है, मतलब वो सख्त होती है। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है ये यू बैक्टीरिया, उनके अंदर फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगा तो वो गति कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, और अगर वो फ्लैजिला नहीं है तो उसमें उन्हें नॉन मोटाइल कह देंगे। इसके अलावा आता है, अगला है माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। अब सेल वॉल नहीं है तो उनका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन और उसके अलावा वो सेल को जो है वो एक शेप देता है, एक डिफाइंड शेप होती है उसकी वजह से। तो उसकी, अब ये जो है इसमें सेल वॉल नहीं है, तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और इसको जो है एनिमल किंगडम का जोकर भी कहते हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो ये अलग अलग तरह से मोशन कर सकता है। इसमें ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पहले तो हमने देखा था कि बैक्टीरिया स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर उनमें माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग और सबसे छोटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्मा। अब कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, अब इससे ऑक्सीजन के अलावा भी ये रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकता है। तो ये भी एक हार्श कंडीशन हो गई। पैथोजन टू प्लांट एंड एनिमल, अब ये प्लांट्स में और एनिमल्स में जो है बीमारियां बनाता है, बीमारियां फैलाता है, तो ये क्या हो गया, पैथोजन हो गया। किनमें, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। इसके बाद में हम देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजे में क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, ये सारे प्लांट्स में भी होते हैं, तो इन्होंने लिखा है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो क्लोरोफिल ए जो है वो प्लांट्स में भी होता है और सिमिलरली ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब क्लोरोफिल ए है तो ये रिएक्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने वाले जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये क्या हो गए, ऑटोट्रॉफ हो गए। तो ये ऑटोट्रॉफ और फोटोसिंथेटिक होगा, अपना खाना खुद बनाएगा लाइट की प्रेजेंस में। उसके बाद में ये फ्रेश वाटर में, साफ़ पानी में रह सकते हैं, मराइन वाटर में रह सकते हैं,
खारे पानी में हो सकते हैं, या फिर ये धरती पे या ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं, इनको एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये यूनिसेल्युलर, या तो इनकी बॉडी एक सेल से बनी हो सकती है, या फिर ये सिंगल सेल के हो सकते हैं, या कॉलोनी में ये एक साथ बहुत सारे मिल के इकट्ठे होकर एक कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। उसके अलावा फिलामेंट में भी हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। अगर कॉलोनी में रहते हैं तो इनकी अगर कॉलोनी जो होती है वो जिलेटिनस शीट से ढकी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब नाइट्रोजन कहाँ की, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा ये वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में ये जो है एल्गल ब्लूम का फॉर्म करते हैं, ब्लूम्स बनाता है। ब्लूम्स क्या, ये एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ की सारी ऑक्सीजन्स को ले लेंगे, जैसे एक पॉन्ड है। अब इसमें यहाँ पे ये सारे एल्गी आ गए, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी सारा यूज़ इन्होंने कर लिया, तो नीचे जो फिशेज़ वगैरह होंगी वहाँ तक, और उसके अंदर पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु होंगे उन तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो ये सारा न्यूट्रिशन और सारी ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे, लाइट यहाँ तक नहीं जाएगी, तो ये सारे जीव मर जाएंगे। तो ये होती है, इससे ब्लूम होता है, ये होता है एल्गल ब्लूम बनाते हैं, इसको ब्लूम बोलते हैं। कहाँ होती है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में, साफ़ है तो वहाँ पर नहीं होंगे। एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, नॉस्टॉक। अब नॉस्टॉक क्या है, ये भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसकी अब बॉडी कैसी दे रखी है, इसमें 2 तरह की सेल्स बता रखी है। ये है इसकी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और ये है इसकी हेटेरोसिस्ट, ये इसकी दूसरी सेल है हेटेरोसिस्ट। 2 तरह की सेल्स हो गई, एक वेजिटेटिव और एक हेटेरोसिस्ट। वेजिटेटिव सेल्स तो इसके बाकी सारे काम करती है, और हेटेरोसिस्ट जो है वो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये इसको यहाँ पे लिखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है हेटेरोसिस्ट। अब हेटेरोसिस्ट में क्या होता है कि उसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्योंकि हमने पहले देखा था, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए जीन होता है, उसका होता है NIF जीन। NIF जीन मतलब नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग जीन। ये होती है, ये क्या लेती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेके उसको फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है। तो ये एग्जांपल था नॉस्टॉक का, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा बैक्टीरिया के और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं। बैक्टीरिया क्या है, हेल्पफुल होते हैं कर्ड मेकिंग में, दही बनाने में, इनोक्यूलम में यूज़ करते हैं। जैसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को उससे दही जमता है दूध से। उसके अलावा एंटीबायोटिक में भी यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जैसे हमने देखा है नॉस्टॉक है, और भी आते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं पैथोजेंस, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप्स या फिर खेती को या एनिमल्स को। तो अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर हो गया प्लांट में। उसके अलावा एनिमल्स में भी बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप वेट करिएगा। थैंक यू।